KP classes dedicated to excellence. हेलो ऑल दी क्लैट 2026 स्टूडेंट्स। अब आज की क्लास में हम आपका जो क्लैट एग्जाम है उसमें जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक मैथ वाला जो पार्ट है जिसको लेकर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में एक डर होता है उसको हम कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं कि जो हमारे एग्जाम का ये मैथ्स वाला पार्ट है, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाला पार्ट है, इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको हमें तैयार करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको हमें नहीं तैयार करना है इस एग्जाम के लिए, उसके बाद हमारी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम में जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है उसका वेटेज कितना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और फिर उसके बाद उन सभी क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है। सो दिस इज द मोटो ऑफ द क्लास दैट आई हैव शोन यू ऑन द स्क्रीन। क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले, कौन से टॉपिक्स हैं, क्या वेटेज है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज व्हाट वी विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन। एंड देन आफ्टर दैट वंस वी डू ऑल ऑफ दैट, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है, क्या हमारी राइट अप्रोच होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, अगर हम क्यूए की बात करते हैं तो जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उसके लिए हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का रेफरेंस लेना होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, भाई हमारे एग्जाम में केवल और केवल डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके लिए हमें समझना होता है व्हाट डू वी मीन बाय डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई आइडिया नहीं होता, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, दे विल बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट डू वी मीन बाय डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे एग्जाम में जो मैथ्स आती है वो केवल और केवल डीआई होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो हमें सीखना है डेटा इंटरप्रिटेशन की। जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी होती है। अब जैसे अगर मैं नाम की बात करूं, इसमें क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। व्हाट डू वी मीन बाय डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डेटा, अ डेटा सेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर एंड यू नीड टू इंटरप्रेट द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट गिवन इन द क्वेश्चन सेट। मतलब क्या हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि डेटा को इंटरप्रेट करना। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको डेटा कुछ भी दिया जा सकता है। मान लो कोई एक विलेज है, वहां की पॉपुलेशन का डेटा दे दिया गया, वहां की लिटरेसी रेट का डेटा दे दिया गया, कोई एक कंपनी है उसका उसका टर्नओवर कितना है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका डेटा दे दिया गया। या मान लो डेटा किसी भी रिस्पेक्ट में दिया जा सकता है। मान लो कोई प्लेयर है, वो कहीं पर खेलने जाता है तो उसके स्ट्राइक रेट, उसकी परफॉर्मेंस का डेटा दे दिया गया। तो डेटा कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू एनी फॉर्मेट, एनी फॉर्म, डेटा कैन बी गिवन। अब डेटा जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक विलेज का लिटरेसी रेट है, उसमें आपको मान लो मेल पॉपुलेशन, फीमेल एडल्ट मेल पॉपुलेशन है, एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद उसमें बच्चे आ गए, चिल्ड्रंस और ओल्ड एज, इस तरीके से मान लो हमें एक डेटा दे रखा है। I'm just giving an example। तो जब भी डेटा आपको एक सर्कुलर फॉर्मेट में दिया जाता है, अब ये क्या है, जैसे सर्कुलर फॉर्मेट में डेटा कई बार दिया जाता है, कई बार आपने देखा होगा डेटा हमें बार ग्राफ में दिया जाता है, ऐसे इस तरीके से दिया जाता है। कई बार डेटा आप देखोगे हमें ऐसे लाइन ग्राफ में दिया जाता है, like for example like this sometimes data is given। तो हमें समझना ये होता है कि सेम डेटा आपको पाई चार्ट में भी दिया जा सकता है, सेम डेटा आपको बार ग्राफ में भी दिया जा सकता है, सेम डेटा आपको लाइन ग्राफ में भी दिया जा सकता है, सेम डेटा आपको किसी भी और रिस्पेक्ट में टैबुलर डीआई की फॉर्मेट में दिया जा सकता है, मतलब एक टेबल की फॉर्मेट में दिया जा सकता है। तो ये डेटा देने का एक तरीका है, आप समझ गए। अगर आपको डेटा पाई चार्ट में दिया जाता है तो उसको रीड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं हमें दिख जाता है। जैसे डेटा अगर आपको बार ग्राफ में दिया जाता है, हमें देखते ही वो नंबर दिखता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। वैसे ही अगर मैं आपसे लाइन ग्राफ की बात करूं, तो लाइन ग्राफ क्या है, यहाँ पर आपको चीजें देखने से दिख जाती हैं, लेकिन क्लैट एग्जाम में जो हमारी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, now what do we mean by majority, almost 80 to 85% जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीटली एप्लीकेशन होते हैं केसलेट डीआई का। मतलब डेटा आपको पाई चार्ट में नहीं दिया जाएगा, डेटा आपको लाइन ग्राफ में नहीं दिया जाएगा, डेटा आपको बार ग्राफ में नहीं दिया जाएगा, वो सेम डेटा आपको एक केस समरी फॉर्मेट में दिया जाएगा एंड इट विल लुक लाइक अ पैसेज। ये एक पैसेज की तरह दिखेगा। जैसे मान लो एक कंपनी का टर्नओवर, जैसे हमने एक विलेज की पॉपुलेशन का एक डेटा लिया,
तो उसमें मेल की लिटरेसी रेट दे रखी है, फीमेल की लिटरेसी रेट दे रखी है। अब उससे मान लो एडल्ट फीमेल, एडल्ट मेल, फिर उसके बाद बच्चों की अलग हमने बाइफरकेशन कर रखी है, फिर उसके बाद हमने ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनकी अलग बाइफरकेशन कर रखी है। तो जब डेटा सेट इस तरीके से दिया जाता है तो वो पाई चार्ट में भी दिया जा सकता है, वो लाइन ग्राफ में भी दिया जा सकता है, वो बार ग्राफ में भी दिया जा सकता है, वो रडार डीआई के फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है। लेकिन क्लैट में वो डेटा आपको मोस्टली ऐसा होता है 80 to 85% ऑफ टाइम ये आपको केसलेट के फॉर्मेट में दिया जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, it can be given like this: there is a village in this district, in this village, in this state, and there is a village where the female population that who are residing in this village, who are between the age group of this, the percentage of literacy rate between them is this percentage, and the female population who is residing in that village, they are having this percentage between this age group। तो वो हमें लगता कॉम्प्लिकेटेड है, अगेन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो आप डेटा सेट से, जो आपका केसलेट है, उससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और उसके बाद आपकी एनालिटिकल स्किल कितनी स्ट्रांग है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आई होप अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए उतना ही आसान होगा जितना कोई और सब्जेक्ट है इस एग्जाम के लिए। चलिए, तो जब मैंने इसकी बात करी तो अब डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत स्ट्रांग बनने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? क्या हमें सभी चैप्टर्स करने हैं? क्या हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दी परसेंटेज, फिर उसके बाद हमारा मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, फिर उसके बाद हमारा जो अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर उसके बाद हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम, फिर उसके बाद हमारा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, क्या ये सब पढ़ना है? अब इसका जो आंसर है, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो अदर देन क्लैट, तो मेरा आंसर होगा हाँ, ये पढ़ना है, लेकिन एक लेवल तक, एक बेस फाउंडेशन होनी चाहिए ऐसी चीजों में। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर क्लैट एग्जाम की बात करते हो तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो केवल और केवल डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड होते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए आपको मोस्टली जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो परसेंटेज, रेशियोज और एवरेज पे समराइज हो जाते हैं। मतलब आपको क्या सीखना है? आपको परसेंटेज सीखना है, आपको रेशियो सीखना है, आपको एवरेज सीखना है। परसेंटेज सीखना है, रेशियो सीखना है, एवरेज सीखना है, परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज। अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया, तो आपका जो क्लैट एग्जाम है इससे बाहर नहीं जाता। तो एक गलती जो हम सब करते हैं, हम पूरी मैथ पढ़ने चले जाते हैं। जस्ट इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन होती है सभी को 2020 से लेकर के 2025 तक के जितने क्वेश्चन सेट है उनकी स्पाइरल आपकी स्टडी टेबल पर होनी चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया, आपको पहले से ही ये आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या लेवल होता है और उनकी तैयारी हमें कैसे करनी होती है। तो इस एग्जाम में आपको परसेंटेज, रेशियोज और एवरेज को मास्टर करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं 100% दे आर द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, रेशियोज एंड एवरेज। बट समटाइम्स, एंड व्हेन आई एम सेइंग समटाइम्स, ओनली 2 टाइम्स, 2 बार ऐसा हुआ है जब से क्लैट का नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर 2019। 2 बार ऐसा हुआ है जब हमारे एग्जाम में जो डेटा सेट आया वो हमारा मेंसुरेशन पे बेस्ड था। मेंसुरेशन पे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द 3D मेंसुरेशन। तो हमें ये समझना है कि 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन से हमारे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हम इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो बाकी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, मेंसुरेशन और आपका परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज, दिस इज समथिंग यू कैन नेवर स्किप। आप ये स्किप नहीं कर सकते, आप समझ गए, अदरवाइज विल बी स्किपिंग। चलिए, तो दिस इज अ डिस्कशन ऑन दिस पार्ट। नाउ इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेटेज, अब वेटेज इसका बहुत कम होता है, 10% टू 12% आप इसको लेके चल सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 120 मार्क्स का है और आपका लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके 12 क्वेश्चंस है, दैट मेक्स 10% ऑफ द वेटेज। तो हमारे एग्जाम में जो इसका वेटेज है, इट कैन गो अप बाय 3-4 क्वेश्चंस, इट कैन गो डाउन बाय 3-4 क्वेश्चंस आल्सो। तो हमारे एग्जाम में जो इसका वेटेज होता है वो 10 to 12% ऑन एन एवरेज रहता है। तो ये तो बात हो गई कि हमारा जो एग्जाम है उसके लिए क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए। लेकिन अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या समझना हो जाता है। इतना सब तो बता दिया सर, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? जो सबसे बड़ी बात है कि मैथ तो हमें समझ ही नहीं आती, मैथ में तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैथ तो हमें आज तक नहीं समझ आई। तो अब देखो हमें समझना क्या है। मैथ अगर आप याद करने जाओगे ना, हमारी हैबिट क्या होती है, जैसे हम ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें क्या सिखाया जाता है कि याद कर लो। हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ने जाते हो ना, अगर आप पूरा इंड टू इंड पढ़ते हो तो आपकी कहानी रिलेट हो जाती है, तो आपको वो याद नहीं करना पड़ता।
आपको वो पूरा इवेंट एक मूवी की तरह लगता है, एक स्टोरी की तरह लगता है। और स्टोरीज क्या हमें याद करनी पड़ती है, हमें वो स्टोरी याद रह जाती है। आप एक मूवी देखते हो 2 घंटे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में चली जाती है, और क्या उसको लेकर के कोई डाउट होता है? नहीं होता। सो दिस सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन द मैथ आल्सो। मैथ को भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप उसको इस तरीके से नहीं पढ़ोगे कि आपको बस केवल ये करना है, उससे नंबर आ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ऐसा नहीं पढ़ना। मैथ की अगर आप बहुत अच्छे तरीके से फिलोसफी समझते हो, तो आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, कोई फॉर्मूले नहीं याद करने। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सीखते हो, और अगर आपने वो सीख लिया, सो विद इन सेकेंड व्हेन आई एम सेइंग दैट मींस आप अपनी डीआई जो आपके एग्जाम में आने वाली, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन द 5 मिनट्स ऑफ टाइम। ये स्पीड कैसे आएगी, दिस इज समथिंग वो हम सीखेंगे, वो हम समझेंगे। बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरत होती है कि आप एक सिस्टमेटिक तैयारी करें। जब हम ऐसी तैयारी करते हैं ना, हियर एंड देयर, कुछ यहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहां से कर लिया, कुछ यहाँ, कुछ वहां, कुछ वहां, उसका कोई आउटकम नहीं आता। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करके पढ़ते हैं, तो उसके आउटकम आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज की बात करी, परसेंटेज हमारे एग्जाम में जो डीआई आता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब देखो, जैसे मैंने आपसे परसेंटेज की बात करी, तो क्या हमें इस एग्जाम के लिए केवल परसेंटेज करना है? द आंसर इज नो। हमें परसेंटेज के एप्लीकेशंस को भी तो करना है। जैसे अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रखा है, देयर वाज अ क्वेश्चन फॉर लीड्स एंड कंटीजेंट कंपनी, दे आर डूइंग अ बिजनेस। तो प्रॉफिट परसेंटेज पे भी हो सकता है, लॉस परसेंटेज पे भी क्वेश्चन हो सकता है, डिस्काउंट परसेंटेज पे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, रेट परसेंटेज पे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, एंड देन आफ्टर दैट योर कंपाउंड इंटरेस्ट। या फिर अलग अलग, जैसे ये तो हो गए इसके अलग डेरिवेटिव्स, जिसमें हम प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, लेकिन इस पे भी तो क्वेश्चन आपका हो सकता है परसेंटेज पे। जैसे मान लो सैलरी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, मार्किंग पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वोटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे एग्जाम में कंजम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक नहीं आए हैं, कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद हमारे एरर परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद हमारा इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज। तो हमारे एग्जाम में परसेंटेज को लेकर के तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या हम इतना कुछ पढ़ने जाएंगे? क्या हम इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज के लिए फॉर्मूला याद करेंगे? क्या हम प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला याद करेंगे? क्या हम डिस्काउंट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला याद करेंगे? अगर हम ये करने जाएंगे तो मैथ 100% टफ है। और यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम हर एक चीज को रटने की कोशिश करते हैं, हम हर एक चीज को याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये हैबिट को छोड़ना है। हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि हम इसका अलग फॉर्मूला, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको 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 सबको अलग अलग पढ़ेंगे। नहीं, ये सब का जो जेनस है ना, जो सबका जेनस है वो परसेंटेज है। तो हम परसेंटेज की फिलॉसफी समझेंगे, हम परसेंटेज का एप्लीकेशन समझेंगे, और इन सब में जितने भी एप्लीकेशन आते हैं, इन सब में भी जितने क्वेश्चन बनते हैं, या इससे अलग भी जितने क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं, वो सब आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब कहने के लिए आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन ये इतना है नहीं। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, ये पूरा का पूरा हमारा समराइज हो जाता है 4 पॉइंट्स में, 1 2 3 4, एंड नथिंग विल गो बियॉन्ड दिस। कोई भी फॉर्मूला आप उठा के देख लीजिए, कोई भी आपका, कोई भी आप मतलब प्रॉफिट से लेकर के, लॉस से लेकर के, डिस्काउंट से लेकर के, मार्किंग से लेकर के, कंजप्शन से लेकर के, कोई भी ऐसा फॉर्मूला, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपका इन 4 कॉन्सेप्ट से बाहर जाए। ए परसेंटेज ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, then after that a is what percent more than b, and then after that a is what percent less than b, a is what percent less than b, a is what percent less than b। और अभी हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाएंगे, जो आपको दिखने में लगेगा बहुत टफ है, अरे कैसे होगा, लेकिन जैसे ही आप देखोगे आपको याद आएगा, अरे यार ये तो 5th क्लास में किया था। तो इसलिए हमें थोड़ी सी मैट्रिक्स, थोड़ी सी चीजें सीखनी होती है। अब जैसे मैंने आपसे ए परसेंटेज ऑफ बी की बात करी, अब कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये नहीं आता? ए परसेंटेज ऑफ बी मतलब ए इंटू बी बाई 100। मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अब ये बहुत बेसिक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 25 परसेंटेज ऑफ 84, तो मेरा आंसर कितना आएगा? इसको मैं परसेंट हटाऊंगा, 100 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 4 से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्या ये 21 आ जाएगा? और यही आंसर है, और यही हमारा, आई एम नॉट गिविंग मच टाइम ऑन दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग to make clear
दैट व्हाट डू वी मीन बाय a percentage of b. इसका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज है. Then the second part is a is what percentage of b. So here we are making a comparison of a. So we'll be keeping it in the numerator and we are making a comparison of unit b. Like that means we are making a comparison of a on b. So b will be in the denominator and multiply by 100. अच्छा, जब भी हम क्या करते हैं, ये यूनिट इसका कितना प्रतिशत है, ये यूनिट इसका कितना परसेंटेज है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, a is what percentage of b, that means a by b into 100. जिसको कंपेयर करना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, जिससे कंपैरिजन करना है उसको डिनोमिनेटर में रखना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 विल ऑलवेज बी देयर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज. तो ये हो गया, जिस a को कंपेयर किया, a b के रिस्पेक्ट में कितना है, तो a by b into 100, a by b into 100. और हमारे एग्जाम में मेजॉरिटी क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा ही होता है. इस विलेज में जो पॉपुलेशन है वो इस विलेज की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, कंपनी ने 2011 में जो प्रॉफिट किया वो 2012 का कितना परसेंटेज है. तो ये डेटा अलग हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन के लिए आपका ए अलग होगा, कुछ क्वेश्चन के लिए बी आपका अलग होगा, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पर वोट्स ए बन जाए और दूसरे कैंडिडेट को मिले वोट्स बी बन जाए. तो हमें क्या करना है, a by b into 100, a by b into 100, a by b into 100. हमें बस ये देखना है किसको कंपेयर किया उसको न्यूमरेटर में, जिससे कंपैरिजन किया उसको डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, एंड वी आर गेटिंग द आंसर. Then after that the third part is there, that is a is what percent more than b. अब अगेन क्या कुछ नया सीखना है, the answer is no. हो गए सारे कॉन्सेप्ट, जिसको कंपेयर किया उसको न्यूमरेटर में रखा, जिससे कंपैरिजन किया उसको डिनोमिनेटर में रखा, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 विल ऑलवेज बी देयर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज. अच्छा जी, तो मैंने बोला a b से कितना ज्यादा है, पहले मैंने बोला a b का कितना प्रतिशत है, मतलब a को b पे कंपेयर किया तो a by b into 100 हो गया. यहाँ मैंने बोला a b से कितने प्रतिशत ज्यादा है, a is what percent more than b. अभी भी हम कंपैरिजन तो b पे कर रहे हैं. अच्छा जी, तो b डिनोमिनेटर में आ गया. परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमेशा ही आता है. अब ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों आता है, क्योंकि परसेंटम, परसेंटम मींस परसेंट, परसेंट मतलब पर 100. तो कोई भी कैलकुलेशन, जैसे मान लो ये बहुत ग्रास रूट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है. जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट है, उसने 40 में कितना स्कोर किया, ही हैज स्कोर्ड, फॉर एग्जांपल ही हैज स्कोर्ड 20 आउट ऑफ 40. देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड out of 60, he has scored 20, and there is a student who has scored out of 80 20 marks. Now all of them are getting 20 20 20, but who is more efficient, whose performance is far better than the other. तो अगर आप यहाँ देखो, इसने 40 में 20 स्कोर किया, that means he has got 20 out of 40, 20 by 40 into 100. He has got, that means we are calculating what percentage he has got. He has got 20 out of 40. That means he has got half the marks. Half the marks means 50%. Now here he has got 60. He has got 20 out of 60. So what percentage he got? He has got out of 60. He has got 20. So what he will get out of 100? So 20 by 60 into 100, he will get 33.33%. Then after that he has got 20 out of 80. He has got 20 out of 80. So 20 by 80 into 100. I'm applying this thing. So 20 by 80, that means 25%. So I hope now you know that all of them got 20, 20, 20. But the difference was different in both the cases. Here he has got 20 out of 40. Here he has got. So I hope you understand that he is more efficient than him, and then he is more efficient than him. Percent means per 100. If he is getting 20 out of 40, so he will get out of 100. What number he will get? He will get 50. So that is the percentage per 100. What is the calculation? I hope now I made it these two parts very clear. Now A is what percent more than B. जो हमारा A है वो B से कितने परसेंट ज्यादा है, जो हमारा A है वो B से कितने परसेंट ज्यादा है. दोनों में डिफरेंस है. A B का कितना परसेंट है, A by B into 100. A B से कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है ये निकालो. A B से कितना ज्यादा, तो A minus B ज्यादा. अब बहुत लोगों को लगेगा अरे भाई A minus B कहाँ से आ गया. अगर मैं आपसे बोलूं 25 जो है वो B से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है कैसे है, 25 minus 20. जो A है B से कितना ज्यादा है, A minus B ज्यादा है. अगर मैं आपसे बोलूं 30 है 25 से कितना ज्यादा है, 30 minus 25 5 ज्यादा है. I hope you understand that, right? So that is why we are doing all of that. Now A is what percent less than B. तो again हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर तो B से ही कर रहे हैं ना. B से कितना कम है तो B को नीचे रखा, और फिर A is what percent less than B, मतलब B minus A into 100, क्योंकि A लेस है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 25 30 से कितना लेस है, तो आप 30 minus 25 करोगे तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा, मतलब डिफरेंस न्यूमरेटर में, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो डिनोमिनेटर में, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 विल ऑलवेज बी देयर whenever we are calculating for the percentage. चलिए
और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी होती है, समझनी होती है, जो हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाती है। लाइक फॉर एन एग्जांपल द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम, जो हम किसी और वीडियो में किसी और क्लास में कवर करेंगे। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट जो हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ वैदिक मैथ्स की कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हम कैलकुलेशन में कहीं फंस के ना रह जाए, हम विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल पाए। सो आई विल ट्राई कवरिंग दिस डिजिटल सम, यूनिट डिजिट एंड these Vedic maths trick in some other videos. So you can subscribe to the channel to take the benefit all of that, the benefit of all of that. Let's talk about the other parts. Let's talk about what kind of question we'll be getting in the exam. और जो हम एग्जाम में देख के लगता है हमें बहुत टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ कुछ आ गया, और होता वो बहुत सिंपल है। चलिए मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा एंड वी विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन द सेम। तो अभी तक हमने आपका जो एग्जाम है, जो आपका क्लैट एग्जाम है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन किया, कैसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और फिर उसके बाद हमने फाउंडेशन ऑफ परसेंटेज सीखा। और ऑल्दो हम 10 to 15 मिनट में मैथ नहीं सीख सकते, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू गिव यू इन ग्रिप्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी डू गेट इन द एग्जाम। उसके लिए हमने ये पूरा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास है। अब जैसे इसमें अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न आप देखोगे, इट सेज व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन परसेंटेज फ्रॉम 2011 to 2012। दैट मींस somewhere they are talking about the increase percentage कि इस साल से इस साल में कितना increase होगा। Again this is an application of percentage. What percentage of total profit making of this company in 11-12 is the profit making of this। मतलब क्या हो गया, what percentage of B is A। जैसे अभी हमने किया ना what percentage of A is B, तो वैसे ही एक उल्टे तरीके से इसको दे दिया गया what percentage of B is A। Again this is also an application of the same concept that we have done। If the income of contingent company was this, what was the profit in the 2009। तो ये सब क्या है, एक तरीके से अगर आप देखोगे परसेंटेज का एप्लीकेशन है। अब आपको देख के लगेगा ओ भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आते क्या, लेकिन आप अगर तरीके से सीखोगे ना, अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे, आपको लगेगा भाई ये क्या वही क्वेश्चन है। चलो जैसा फॉर एन एग्जांपल, आई एम जस्ट giving you one example. This is from the CLAT 2021. There was a question in the exam and it was a time of COVID, so majority of the language that is given here in the question is related to COVID-19 pandemic. So here this question reads, which was given in the CLAT 2021. It says COVID-19 pandemic has turned lives ups and down for the many families across the world. Mr. Abhishek was working as a sales executive in the famous marketing company, and due to the COVID-19 pandemic lockdown and the restrictions, Mr. Abhishek was not able to achieve his monthly target, which resulted in the reduction of his salary. So far, he spent his income lavishly without any planning and prior calculations. However, the prevailing situation compelled him to plan his expenditure to adjust his life to the present income, and therefore he analyzed the spendings of the last year 2019 so that he can plan his expenditure in the present year 2020. Through his brief analysis he found that, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लगा हमें, तो भाई साहब क्या क्वेश्चन दे दिया, लेकिन अगर आप तरीके से देखो, क्या मैथ के क्वेश्चंस में उसके पीछे की फिलॉसफी मैटर करती है क्या। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है ना उसको बड़ा चेंज कर दिया, उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, उसकी वजह से उसकी मंथली इनकम थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी इनकम को प्लान करने लग जाता है। अब सोचो ये इतना सब कुछ पूरा इररिलेवेंट है, इसका हमें कुछ नहीं लेना देना। अब हमें क्या लगता है भाई पेपर तो बड़ा टफ आता है, बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये कोई क्वेश्चन है। अब सोचो, तो हमें पहले ये सीखना है हमारे एग्जाम का क्वेश्चन कितना बड़ा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देयरफॉर ही प्लान टू स्पेंडिंग्स। चलो यहाँ तक क्वेश्चन हमें पढ़ना ही नहीं था, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना, ऑल्दो आप पढ़ लो, लेकिन आपको पता है कि भाई जहां पर डेटा दे रखा है ना, अब सोचो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको पूरी स्क्रीन पे देता ना तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में आपका समराइज हो जाएगा। तो आप सोचो हमारे एग्जाम में पहले तो हमें ये मिथ को ब्रेक करना है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बड़े आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो क्वेश्चन आता है उनका लेवल टफ होता है, उस मिथ को भी ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, उसने अपनी ब्रीफ एनालिसिस के साथ ये पाया that in the year 2009 he spent 23% of his income on food। उसने अपनी इनकम का 23%, उसने अपनी इनकम का 23% किस पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया। 15% किस पे खर्च कर दिया, 15% हाउसिंग पे खर्च कर दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद 12% ऑन चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन पे कितना कर दिया, 12% कर दिया। फॉर द ट्रांसपोर्ट ही स्पेंड 10%, और फिर ट्रांसपोर्ट पे कितना कर दिया, 10% खर्च कर दिया। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड फॉर द क्लॉथिंग ऑफ हिज फैमिली अगेन 10%, क्लॉथिंग पे कितना किया, 10% कर दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद मिस्टर अभिषेक आल्सो सेव्ड 15% ऑफ हिज इनकम इन द ईयर, और 15% क्या कर लिया, 15% सेविंग भी कर ली भाई साहब ने। फिर उसके बाद क्या किया, 20% अदर स्पेंडिंग भी रख ली।
तो 20% क्या है, 20% अदर स्पेंडिंग उन्होंने रख ली। अब सोचो अगर 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 20% अदर स्पेंडिंग 20%, अब ये काम करने में आपको एग्जाम में कितना टाइम लगेगा ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। जैसे जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपका अटेंशन बढ़ जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाते हो। अब जैसे क्वेश्चन दिया व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर 2019 ऑन व्हाट, if the total salary was 56,000 what was the amount on food spent, फूड पे कितना पैसा खर्च हुआ, टोटल सैलरी कितनी होगी 56,000 हो गई, 56,000 हो गई, और उसके बाद फूड पे आपने कितना पैसा खर्च किया 23%, मतलब क्या 23% ऑफ टोटल सैलरी यू स्पेंड ऑन फूड, मतलब हमें 23% ऑफ 56,000 निकालना है, और क्या ये a परसेंटेज ऑफ b है, a into b by 100, और क्या हमने ऐसे क्वेश्चन 5th क्लास में किए हैं। क्वेश्चन बस अलग तरीके से फ्रेम किया है, आई एम नॉट सेइंग ऑल द क्वेश्चंस आर लाइक दैट, बट अगर आप इनको तरीके से पढ़ते हो, तरीके से समझते हो, तो आपको ये समझ आएगा भाई टोटल सैलरी 56,000 है, क्लॉथिंग पे कितना पैसा गया 23%, तो हमें इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब ये आंसर कैसे आएगा, अच्छा जी अगर मैं इसको परसेंट हटाऊंगा ये 100 आ जाएगा, और ये 2 जीरो हट जाएंगे, यूनिट डिजिट पे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब अगर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 8 आना चाहिए। अब देखो 8 यहाँ पर भी आता है, 8 यहाँ पर भी आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये 25% मतलब 1/4 के आसपास होगा, और 1/4 का मतलब कितना हो गया, इट कैन बी व्हाट, अगर हम इसको चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 23 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 8, मतलब हमारा क्या है, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब अगर ये 25% होता, 25% होता मतलब ये 14,000 आता, लेकिन ये 25% से कम है, मतलब 14,000 से कम है, मतलब क्या हमारा ये आंसर हो गया, और क्या हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी। I'll explain that again because most of the students who are from the commerce and humanities stream they prepare for this exam, मैथ स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल हलवा है खाने लायक। चलो तो देखो जैसे मैंने इसकी बात करी 56,000 है, आपने अपनी टोटल इनकम का 23% खर्च किया फूड पे, तो हमें निकालना क्या 23% ऑफ 56,000। अब अगर आप 23 into 56,000 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई टाइम लगेगा, ऐसे तरीके नहीं चलते एग्जाम में, ऑप्शन दे रखे। तो जब मैंने यहाँ पर क्या किया, जब मैंने 56 को मल्टीप्लाई किया 23 से, तो मुझे पता है यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने 3 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, 8 आना चाहिए, 8 यहाँ आता है, 8 यहाँ आता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही हट गए। अब इनमें कौन सा आंसर होगा वो निकालने के लिए 23% क्या है 25% के पास है, 25% निकालता तो 14,000 आता, उससे थोड़ा सा कम होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। एंड दैट इज हाउ वी गॉट द आंसर इन द क्वेश्चन नंबर विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकंड। कैलकुलेशन करने जाएंगे तो टाइम लगेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल मनी स्पेंट, अमाउंट ऑफ स्पेंट, हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन क्लॉथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। अब क्लॉथिंग एंड हाउसिंग पे आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, अब ध्यान से देखो, हाउसिंग आई गेस 15%, ये क्या था 23%, 12% ऑन चाइल्ड एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद 10% ही स्पेंट ट्रांसपोर्ट, फैमिली ही स्पेंट 10%। क्लॉथिंग में उसने 10% किया, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग पे उसने कितना किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाउसिंग ये एच दे रखा है, एच आई गेस वाज हाउसिंग, he spent 23% on 15%, अच्छा 15% on housing, तो 15% ये हो गया, 10% ये हो गया, क्या ये 25% हो गया टोटल। अब ध्यान से देखो क्लॉथिंग और हाउसिंग पे टोटल खर्चा कितना हुआ, यहाँ 15% है, ये 10% है, टोटल 25% है, और 25% ऑफ 56,000, 25% मतलब 1/4, और 1/4 मतलब 14,000, और कितना ये करने में आंसर लगा, ये भी तो क्वेश्चन A% और B है, किसका कितना परसेंटेज निकालना, क्या हमने 5वीं 6ठी क्लास में नहीं किया, आप खुद से सोचिए। तो हमारा तरीका अच्छा होना चाहिए। अभी जब हम 10 मिनट पढ़ के इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप अगर देखोगे, अगर आपने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से पूरी तैयारी करी, तो आपको मैथ पे इतनी कमांड होगी कि आपको लगेगा भाई मैथ ही सबसे पहले करेंगे। What was the ratio of the total amount of money spent on housing to that of education? अब अगर देखो आपने हाउसिंग में कितना किया, हाउसिंग में आपने 15% किया था, एजुकेशन पे आपने कितना पैसा खर्च किया, चाइल्ड एजुकेशन सीई, where was child education 12%। अब देखो जो पैसा आपने हाउसिंग पे किया 15%, इस पे आपने किया 12%। अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा ये क्या है, ये 15% है 56,000 का, ये 12% है और 56,000। अब अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ये और ये बैलेंस हो गया, परसेंट और परसेंट बैलेंस हो गया, ये ऑफ एंड ऑफ बैलेंस हो गया, इसको हम 3 से सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 5:4 आ जाएगा, 5:4 ऑप्शन डी करेक्ट। ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आप 2 से 3 मिनट में उड़ा दोगे पूरा सेट, अगर आपके तरीके अच्छे हैं, अगर आपका कमांड अच्छा है, अगर आपने कैलकुलेशन में मास्टरी कर रखी है। अगर मान लो जैसे ये क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ऑल्दो अभी मैंने डिजिटल सम ये नहीं कर रखा है, डिजिटल सम जब हम करेंगे ना तो ये क्वेश्चन हम डिजिटल सम से भी कर सकते थे। जैसे ये क्या है,
इट वाज 560 into 23, 560 into 23। तो अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूँ ये 235 हो जाता और ये 5 6 11 और 2 हो जाता। 5 into 2 10 मतलब डिजिटल सम 1 आया। तो हमें ऐसा आंसर चाहिए जिसका डिजिटल सम 1 हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये 3 हो गया और 8 और 8 16 हो गया और 16 में जब मैं क्या करूंगा, 16 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 19 होगा। 19 मतलब कितना होगा, 9 + 1 और 9 + 1 मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। 10 मतलब 1 हो गया, डिजिटल सम 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिजिटल सम क्या 1 है, नहीं है। ये 3 to 5 होगा और 16 ये 21 3 आएगा। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल सम आपको नहीं समझ आएगा, देयर आर सो मेनी वेज। कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं है। कैलकुलेशन का जो डर है ना वो हम ऐसे फेस करते हैं। आप समझ गए? आई होप इट इज क्लियर टू सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू। इसके लिए थोड़ी सी डिटेल तैयारी हमें करनी होगी। If the total expenditure of the family was 56,000, again the same information. What was the amount saved by the family? अब अगर आप ध्यान से देखो उसने सेविंग कितनी करी, 15% किया। तो अगर मैं इसकी सैलरी का 10% निकालता हूँ 5600 आता। 10% मतलब 1/10। तो उसने अपनी सैलरी का 15% सेव करा। 15% मतलब कितना, 15% को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 10% + 5%, 10% + 5%। तो उसकी सैलरी का 10% मतलब 1/10 मतलब 5600 और उसका 5% मतलब इसका आधा। तो अगर मैं इसका आधा करूंगा तो क्या वो 2800 आएगा? और अगर वो 2800 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ये 0 0 हो गया, 8400। 8400 ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। वैसे ही ये सब हमारे 5th क्लास के क्वेश्चंस हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 56,000 और द अमाउंट स्पेंट ऑन द अदर स्पेंडिंग एंड क्लॉथिंग टुगेदर वाज हायर देन, जो पैसा आपने अदर स्पेंडिंग पे खर्च किया। अब अगर आप ध्यान से देखो अदर स्पेंडिंग पे आपने कितना किया, 20% खर्च किया। द मनी दैट यू स्पेंट ऑन द अदर स्पेंडिंग वाज 20%, अमाउंट स्पेंट ऑन द अदर स्पेंडिंग इज 20%। एंड क्लॉथिंग में कितना किया, आई गेस क्लॉथिंग वाज 10% और समथिंग। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 10%, राइट? तो ये कितना हो गया, 30%। नाउ दे आर सेइंग ये किससे ज्यादा है, ये किससे ज्यादा है, टुगेदर वाज हायर देन, ये किससे ज्यादा है। अब फूड आपका 23, ये 33 हो जाएगा। यहाँ पे भी फूड आ गया, हाउस एंड सेविंग आ गया, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, ये आपको रख के चेक करना है। तो ये कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी और एक वीडियो में, एक क्लास में हम इतनी ही चीजें हैं जिनको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप सोचो अगर आपने इतनी तैयारी करी तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा था ना, ओ भाई साहब क्या क्वेश्चन आ गया, इतनी बड़ी लैंग्वेज, तो इतने बड़े तो क्वेश्चन हमने लाइफ में नहीं किए। लेकिन जैसे ही आपने उसको सॉल्व किया, अरे ये क्या था, ये क्वेश्चन इतना सा है, लिखा हुआ इतना सा है, तो क्या हम बोलेंगे क्वेश्चन बड़ा है? ये कहानी कौन बोल रहा है पढ़ने को, ये कहानी कौन बोल रहा है बार बार रिपीट करने को? ये कहानी सुनने खड़ी हम गए एग्जाम देने। तो इस तरीके से जब हम तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। विल बी कमिंग अप विद some short tricks, like for an example digital sum will be coming up with, then after that I'll be coming up with the unit digits, and then after that I'll be coming up with the math tricks, so that हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्मूथ हो सके, थोड़ी सी कैलकुलेशन हम स्ट्रॉन्ग कर सके। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर preparing for this CLAT 2026 exam। And in case you guys are having any suggestions for us, do let us know in the comment box. It is always open for all of you, and you can subscribe to our channel for better information. KP classes dedicated to excellence.